चलो लेट अस कंटिन्यू। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मॉडल। इट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल, यानी यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टमैटिक फैक्टर को नहीं लेंगे, एक से ज्यादा सिस्टमैटिक फैक्टर को लेंगे, उनका अलग अलग फैक्टर बीटा कैलकुलेट करेंगे और उनका अलग अलग फैक्टर रिस्क प्रीमियम लिया जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 56 पर आना। अजम्पशंस ऑफ एपीटी, ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ एपीटी। तो फर्स्ट है रिटर्न्स आर डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। रिटर्न्स आर डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। तो अलग अलग सिक्योरिटी के लिए जो एनालिस्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इस सिक्योरिटी के रिटर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। एपीटी डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी यूज्ड। अब इस थियरी की एक, या तो आप स्ट्रेंथ बोलो या वीकनेस बोलो, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको कितने फैक्टर्स लेने हैं। तो यू कैन टेक 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स, लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट रिक्वायरमेंट। लेकिन आप जब स्टूडेंट हो तो आपको जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गिवन इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम पर्पस राइट दिस नोट, क्योंकि आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना मुझे 2 लेना है या 3 लेना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन में फैक्टर्स देगी। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें 5 फैक्टर्स तक के प्रॉब्लम आए हैं। फैक्टर्स कैन बी मैक्रो वेरिएबल्स लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट, और फैक्टर्स कैन बी माइक्रो फैक्टर्स लाइक माइक्रो वेरिएबल्स लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तीसरा अजम्पशन सीएपीएम से मिलता जुलता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइड एंड हेंस नॉट प्राइस्ड, हेंस द रिटर्न डिपेंड्स ओनली ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। दिस assumption is similar to CAPM. Fourth assumption is also similar to CAPM. Markets are frictionless. Markets are frictionless. It means no tax, no transaction cost. Securities are fully divisible. Securities को आप फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हो, 0.5 शेयर्स भी बाय कर सकते हो, फुल्ली डिविजिबल, जितने यूनिट में चाहिए उतने यूनिट में बाय कर सकते हो। और चौथा अजम्पशन यहाँ पे है, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेलिंग, यानी शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड। शॉर्ट सेलिंग होगा तभी जाकर मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए हमें शॉर्ट सेलिंग करना पड़ सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग अगर अलाउड होगा तो ही वापस मार्केट इक्विलिब्रियम पे पहुंचकर आता है। सो मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी ये थियरी एज्यूम करता है कि देयर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, सिक्योरिटीज आर करेक्टली प्राइस्ड। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। इसलिए थियरी के नाम में भी आर्बिट्रेज वर्ड छुपा हुआ है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी मॉडल। यानी अगर मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल नहीं है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आएगी। और हम एक आर्बिट्रेज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज थोड़ी देर में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एपीटी। तो आप देखेंगे फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सीएपीएम जैसा ही है। एज पर एपीटीएम एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस R1B1 प्लस R2B2 प्लस R3B3 प्लस जितने भी फैक्टर होंगे उन सबको ये लिखते जाना है टिल द लास्ट फैक्टर गिवन टू यू। अब यहाँ पर इनका मतलब समझो। आरएफ का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न। कोई भी स्टॉक मार्केट में या कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करता है तो कम से कम वो चाहता है कि उसको रिस्क फ्री रिटर्न मिले, और उसके बाद वो जितना रिस्क लेता है उसके हिसाब से उसको रिस्क प्रीमियम चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी स्टॉक में 4 मान लो फैक्टर है तो उसका 4 रिस्क प्रीमियम होगा। R1 क्या है यहाँ पे, R1 का मतलब R1, R2, R3, Rn का मतलब है रिस्क प्रीमियम फॉर ईच फैक्टर इन द मॉडल।
फैक्टर रिस्क प्रीमियम, ओके। R1 को हम शॉर्ट में बोलेंगे फैक्टर रिस्क प्रीमियम। इस फैक्टर के लिए ये रिस्क प्रीमियम है, फैक्टर रिस्क प्रीमियम। जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में वो RM माइनस RF था ना, मार्केट रिस्क प्रीमियम। यहां पर है फैक्टर रिस्क प्रीमियम, जिसको शॉर्ट में लिखा जाएगा R1, R2, R3, RN एटसेट्रा। एंड व्हाट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3? ये जो भी फैक्टर्स हैं ये उनका बीटा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बीटा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू ईच ऑफ द फैक्टर्स, ओके। अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे तो लगता नहीं CAPM जैसा ही है, RF प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा। लेकिन इस बार क्या हो गया कि ये जो रिस्क प्रीमियम है ये हर एक फैक्टर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 4 फैक्टर हैं तो ये 4 फैक्टर का रिस्क प्रीमियम और हर एक फैक्टर का बीटा। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा बहुत लगेगा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड बीटा निकालना, GDP ग्रोथ रेट से रिलेटेड बीटा निकालना, इंटरेस्ट रेट रिस्क से रिलेटेड बीटा कैलकुलेट करना, फॉरेक्स से रिलेटेड बीटा कैलकुलेट करना। तो ये सब कैलकुलेशन अगर आप कर पाओगे तभी जाकर APT मॉडल यूज कर पाओगे। फिलहाल हम स्टूडेंट हैं तो हमें ये सारा डेटा हाथ में दिया जाएगा, आपको बस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बीटा इज द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू ईच ऑफ द फैक्टर्स। तो ये फॉर्मूला आपको मेन ध्यान में रखना है। अभी एक एग्जाम में एक बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन आया था जहां पर ये दूसरा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपको लगेगा जहां पर आपको एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्टर्स आर गिवन, actual and expected value of factors are given, the return under APT will be calculated as follows। तो यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में कैसे दिया था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, ओके, फॉरेक्स, समथिंग लाइक दिस। एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, एक कॉलम एक्चुअल डेटा का था, एक एक्सपेक्टेड का था, और एक आपको डेटा दिया गया रिस्क फ्री रिटर्न इज सपोज 9%, और इन सब का आपको बीटा दिया गया था, हर एक फैक्टर का बीटा आपको दिया गया था। और उन्होंने आपसे पूछा था कि व्हाट विल बी द रिटर्न एज पर APT। तो उस केस में हमारा रिटर्न होगा RF प्लस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रीमियम है, ऐसा आपको मानना है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू रेस्पेक्टिव बीटा, इनटू रेस्पेक्टिव बीटा प्लस डिफरेंस इनटू रेस्पेक्टिव बीटा प्लस डिफरेंस इनटू रेस्पेक्टिव बीटा, और इस सब को ऐड कर देंगे, उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट विल गिव मी द रिटर्न अंडर द APT, ओके। वैसे ये फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो दैट बिकम्स माय आंसर, ओके। अदरवाइज यहां पे RF का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, बट उन्होंने क्वेश्चन में वर्ड यूज किया रिस्क फ्री रिटर्न, ओके। आप सिर्फ एक लाइन लिख के रखना, द करेक्ट मीनिंग ऑफ RF is expected return when there is no difference between actual data and expected data. I will read for you if you can't read it.
The correct meaning of RF is the expected return when there is no difference between actual data and expected data. लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में RF वर्ड के मतलब रिस्क फ्री रिटर्न वर्ड यूज किया था. तो कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट को खुश करने के लिए हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है. जैसा कि आप सीए स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने अब तक अनुभव कर लिया होगा. अब एक नोटबुक में एक पैराग्राफ में लिखाना चाहता हूं, सीएपीएम वर्सेस एपीटी. सीएपीएम वर्सेस एपीटी. सीएपीएम और एपीटी में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, तो इस टेबल में दोनों लिखा हुआ है, सिमिलैरिटी भी और डिफरेंसेस भी. 4 पॉइंट लिखा दिया मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, प्लस ओवरऑल एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए. राइट डाउन. CAPM versus APT. APT agrees with CMT. CMT means capital market theory. CMT यानी capital market theory या CAPM लिख दो. APT agrees with CAPM. APT agrees with CAPM to the extent APT agrees with CAPM to the extent that unsystematic risk gets cancelled off. To the extent that unsystematic risk gets cancelled off, and only systematic risk is relevant. For determining the return. And only systematic risk is relevant for determining the return. Most of the assumptions used by the two models are also same. Most of the assumptions used by the two models are also the same. Most of the assumptions used by the two models are also the same. Next paragraph. ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई. However, APT criticizes CAPM. APT criticizes CAPM on the ground that the true market portfolio does not exist. On the ground that the true market portfolio does not exist. Proxies like Sensex, Nifty, etc. do not capture. Proxies like Nifty, Sensex, etc. do not capture all systematic risk. आपने पढ़ा है we can use Sensex, Nifty as a substitute for market portfolio, but they do not capture all systematic risk. ओके, तो CAPM का जब आपको ड्रॉबैक लिखना होगा तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ट्रू मार्केट पोर्टफोलियो डज नॉट एग्जिस्ट. प्रॉक्सीज लाइक सेंसेक्स, निफ्टी डू नॉट कैप्चर ऑल सिस्टमैटिक रिस्क. तो यहां पर हम CAPM के लिमिटेशंस को भी पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट 3. CAPM is a single factor model. CAPM is a single factor model, while APT is a multi-factor model. APT is a multi-factor model, full stop. We can say CAPM is a special case of APT. CAPM is a special case of APT. Yes or no? CAPM is a special case of APT. अगर एक ही फैक्टर है दुनिया में तो APT और CAPM फिर एक ही हो जाएंगे. अगर किसी सिक्योरिटी को कोई एक ही फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, एक ही सिस्टमैटिक फैक्टर है, तो उस केस में उसका APT और CAPM का एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट 4. APT रिक्वायर्स मोर डेटा compared to CAPM. APT requires more data compared to CAPM, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, तो हर एक फैक्टर का बीटा अलग से निकालना है,
हर एक फैक्टर का फैक्टर रिस्क प्रीमियम अलग से निकालना है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर आपको डेटा बहुत लगेगा और कई बार डेटा की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से एपीटी अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, एक लाइन और मैं लिखवा देता हूं। पॉइंट नंबर 5, practical application of APT, practical application of APT is more difficult than CAPM. Practical applicability of APT is more difficult than CAPM. इसलिए इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाता बिकॉज इसका डेटा लोड बहुत ज्यादा है। तो आप प्रैक्टिकली भी कुछ ऑफिसेस में जहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह कैलकुलेट होता है तो आप देखेंगे वो CAPM यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा CAPM वर्सेस APT पे एक छोटा सा नोट। अब मैं आपको एक APT को कैसे अप्लाई करना है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे लिखवाऊंगा और उसके कई पार्ट्स होंगे, तो आपको एक के नीचे एक पार्ट लिखते रहना है, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके, और एग्जाम में वो सारे मिलकर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना और उसके नीचे आंसर लिखना। तो लिखना प्रॉब्लम ऑन APT, प्रॉब्लम ऑन APT। फिर लिखना 1.1 या क्वेश्चन 1, कंसिडर अ 3 फैक्टर APT वर्ल्ड। Consider a 3-factor APT world. Consider a 3-factor APT world. तो ये टेबल ड्रॉ करना, फैक्टर, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। अब यहाँ पे फैक्टर के नाम नहीं है, एग्जाम में नाम भी लिखा रहता है, GNP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, मनी सप्लाई, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये फैक्टर है जो इस स्टॉक के रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। तो एनालिस्ट ने पाया कि 3 फैक्टर इस स्टॉक के रिटर्न को अफेक्ट करता है और फिर उसने उन सबका फैक्टर रिस्क प्रीमियम पता किया, आइडेंटिफाई किया फैक्टर रिस्क प्रीमियम कि इस फैक्टर का रिस्क प्रीमियम कितना है। फैक्टर रिस्क प्रीमियम F1 का 3% है। जैसे हम CAPM में मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे फैक्टर रिस्क प्रीमियम 3%, 4%, 5%। रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, रिस्क फ्री रिटर्न है 6%। क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ APT। जब मैं पूरे आपको 5 या 6 क्वेश्चन लिखवा दूंगा तो मिलकर बनेगा एक बड़ा क्वेश्चन करीब 8 से 10 मार्क का। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ APT। इक्वेशन ऑफ APT का मतलब होता है RF प्लस R1 B1 प्लस R2 B2 प्लस R3 B3। ये जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी स्टॉक्स के लिए कॉमन है। सभी स्टॉक के लिए रिस्क रिटर्न 6 रहेगा, सभी स्टॉक के लिए फैक्टर 1 का प्रीमियम 3 रहेगा, बीटा अलग होगा उनका, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो जो सभी स्टॉक के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ उनका बीटा डिफरेंट होगा और उनका बीटा डिफरेंट होगा इसलिए उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी डिफरेंट होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, ये जो भी आपने फॉर्मूला लिखा था, RF प्लस R1 B1 प्लस R2 B2 प्लस R3 B3। यहां पे R1 R2 R3 का मतलब है फैक्टर रिस्क प्रीमियम, ओके। B1 B2 बीटा 3 का मतलब बीटा ऑफ द रिस्पेक्टिव फैक्टर, फैक्टर बीटा ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। तो इक्वेशन बनेगा 6 प्लस फैक्टर 1 का बीटा है 3, फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम है 3 बीटा 1, फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम है 4 इंटू बीटा 2।
अब ये जो भी स्टॉक होगा उसका जो बीटा 2 होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क प्रीमियम आएगा फॉर फैक्टर 2 एंड सेम थिंग फैक्टर 3 5 बीटा 3 5 is the risk premium, बीटा 3 of that stock. तो इन तीनों का टोटल मिलकर आपको मिलेगा टोटल प्रीमियम ऑफ द स्टॉक एंड प्लस रिस्क फ्री रिटर्न, दैट विल गिव यू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट स्टॉक. इज इट राइट? तो अब मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सिखाऊंगा. उसके लिए दो स्टॉक का एग्जाम्पल लेके करेंगे. ठीक है, अभी आप लिखना क्वेश्चन 2. उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूटी है ये. पार्ट 2. Consider the following two stocks. Consider the following two stocks in this APT world. Consider the following two stocks in this APT world. एक टेबल ड्रॉ करेंगे. स्टॉक फैक्टर सेंसिटिविटीज. फैक्टर सेंसिटिविटी मतलब फैक्टर बीटा. ओके, फैक्टर बीटा. तो पहले फैक्टर्स के नाम लिखेंगे. फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3. अब ये जो स्टॉक दिए हुए हैं इनका इस फैक्टर का बीटा कितना है. पर्टिकुलर स्टॉक का फैक्टर 1 का बीटा कितना है, पर्टिकुलर स्टॉक का फैक्टर 2 का बीटा कितना है और फैक्टर 3 का बीटा कितना है. तो लिखना ए लिमिटेड, ये है बीटा फॉर फैक्टर 1 0.4, 1.2, 1.6. बी लिमिटेड लिखना 1.3, 2, 1.8. अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच स्टॉक. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच स्टॉक. अभी हमने इक्वेशन ऑफ एपीटी लिखा था. इक्वेशन ऑफ एपीटी में अभी आपको क्या करना है, ए लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जहां पर आपने बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 लिखा है वहां पर अभी 0.4, 1.2 और 1.6 लिखना है. और सिमिलरली बी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ एपीटी में B1, B2, B3 की जगह 1.3, 2 एंड 1.8 आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे. समझ में आया? आगे बढ़े. लिखना आंसर. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए इज इक्वल टू, एक बार मैं आपको याद दिलाने के लिए ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं. 6 + 3 बीटा 1 + 4 बीटा 2 + 5 बीटा 3, 3, 4, 5. ऐसे ध्यान में रखना. इस क्वेश्चन में 3 है फैक्टर रिस्क प्रीमियम फॉर फर्स्ट फैक्टर, 4 है फैक्टर रिस्क प्रीमियम फॉर सेकेंड फैक्टर और 5 है फैक्टर रिस्क प्रीमियम फॉर थर्ड फैक्टर. ये हो गया. अब इसमें हमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पुट करना है. क्वेश्चन में जाएंगे. ए लिमिटेड का बीटा 1 फॉर फैक्टर 1 इज 0.4, बीटा 2 फॉर फैक्टर 2 इज 1.2, बीटा 3 फॉर फैक्टर 3 1.6 है. तो ये 3 नंबर हम बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की जगह रख देंगे. देखो मैंने किया है, आप भी करो मेरे साथ. 6 + 3 इंटू ए वाली लाइन में जाना है आपको. 0.4 + 4 बीटा 2, 4 इंटू बीटा 2 ये हो गया 1.2 + 5 इंटू ये फैक्टर 3 का बीटा 3 ये हो गया 1.6. अब इसको आप सॉल्व कर लो आराम से. 4 नंबर आपको ऐड करने होंगे. 4 नंबर आपको ऐड करने होंगे. एक तो 6 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और इन दोनों को. तो आपका आंसर चेक करना कि क्या आपका आंसर 20% आ रहा है. आर यू गेटिंग 20%? ठीक है. अब मैं आपको मौका दूंगा 10 सेकेंड का. आप उसी तरह यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक बी निकाल के दिखाओ. वापस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या करना है, ये 3 नंबर चेंज करने हैं क्योंकि स्टॉक बी का बीटा अलग अलग फैक्टर के लिए अलग अलग होगा, है कि नहीं. अभी मान लो ये जो फैक्टर 1 है ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो, तो ए को कम फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन से लेकिन बी को ज्यादा फर्क पड़ सकता है. ठीक है.
तो उसी हिसाब से ये फैक्टर दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं। टाइम ओवर। बोलो किसका आंसर आ गया? द राइट आंसर इज 26.9%। 6 + 3 इंटू ये बी लिमिटेड का फर्स्ट बीटा आ गया, +4 इंटू सेकेंड बीटा फैक्टर 2 का बीटा, और 5 इंटू थर्ड फैक्टर का बीटा। तो बी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा एज पर एपीटी 26.9%। तो ये था सेकेंड पार्ट। ओके, अब हम कहानी में थोड़ी ट्विस्ट लाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई कि एपीटी से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट जो आपको ऐसे आसानी से क्वेश्चन देकर नहीं छोड़ेगी, वो आपसे थोड़ी और मेहनत करवाएगी, थोड़े इक्वेशन सॉल्व करवाएगी। तो एक थर्ड क्वेश्चन लिखना, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो combining these two stocks, such that portfolio has unit sensitivity with respect to factor 1. Portfolio has unit sensitivity in bracket beta equal to 1 with respect to factor 1. अब ये आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने बोल रहे हैं। इस पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक होगा, ए और बी, और इसका जो फैक्टर 1 है उसका बीटा इनको 1 चाहिए। फैक्टर 1 का बीटा 1 चाहिए, पोर्टफोलियो का फैक्टर 1 बीटा 1 चाहिए। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ए का फैक्टर 1 का बीटा दिया हुआ 0.4 और बी का फैक्टर 1 का बीटा दिया गया है 1.3, राइट। तो अब आपको बताना है कि वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी कितना हो, इन दोनों का वेट कितना हो कि आपका वेटेड एवरेज बीटा 1 आ जाए। इज इट राइट? वेटेड एवरेज बीटा, पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हैं, ए और बी। वो चाहते हैं कि फैक्टर 1 का जो वेटेड एवरेज बीटा है वो 1 हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन सॉल्व करके आपको सॉल्व कर देना पड़ेगा। उसमें हम एक को अज्यूम कर लेंगे अगर W, तो दूसरे को अज्यूम कर लेंगे 1 - W। 0.4 इंटू W एंड प्लस 1.3 इंटू 1 - W विल बिकम इक्वल टू 1। उससे हमें A और B का वेट मिल जाएगा, एंड दैट वेट विल गिव अस बीटा 1 ऑफ द पोर्टफोलियो एज 1। ओके, तो हमें वेटेड एवरेज बीटा चाहिए। सपोज क्वेश्चन में आप सिर्फ सोचो कि 2 स्टॉक है ए और बी, उनका बीटा है 0.4 एंड 1.3। पोर्टफोलियो का वेट क्या होना चाहिए कि आपका बीटा 1 हो जाए। तो उसके लिए एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लिखना वेट ऑफ ए इंटू 0.4। 0.4 क्या है? बीटा 1। ओके, बीटा 1 ऑफ स्टॉक ए। तो टेबल देखो, सेकेंड वाले टेबल में दिखेगा, प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा 1 ऑफ स्टॉक बी 1.3 दिख रहा है न? तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये दोनों स्टॉक लिया इन्होंने 0.4 1.3। इसका वेटेड एवरेज बीटा यूनिट 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए इक्वेशन लिख दिया है। अब मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, WA इंटू 0.4 प्लस, अगर 2 ही आइटम है तो दूसरे का वेट 1 - WA लिख सकते हैं इंटू 1.3, और हमारी इच्छा है कि ये वेटेड एवरेज बीटा 1 हो। तो यहां तक मैं आपको हेल्प करूंगा। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है स्वयं।
और आंसर बताएं। WA कितना है, 1 माइनस WA कितना है। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि WA आ रहा है 1/3 एंड 1 माइनस WA यानी कि बीटा WB आ रहा है 2/3। चेक करना, 2-3 सेकेंड में वेट करता हूं। इक्वेशन सॉल्व करना इस उम्र में आना ही चाहिए। ओके, आपका आंसर 0.33 या 0.67 आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/3 2/3, तो राउंडिंग ऑफ कम होगा आगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, यानी वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में ए का वेट हो 1/3 और सेकेंड सिक्योरिटी का वेट हो 2/3। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। अभी चौथा क्वेश्चन लिखना, इसी क्वेश्चन को हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट फैक्टर सेंसिटिविटी, फाइंड आउट फैक्टर सेंसिटिविटी, फैक्टर सेंसिटिविटी मतलब ब्रैकेट में लिखो बीटा, फाइंड आउट फैक्टर सेंसिटिविटी ब्रैकेट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ऑफ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय यू, of the portfolio constructed by you in question number 3 above, in question number 3 above, with respect to factor 2, with respect to factor 2 and factor 3, with respect to factor 2 and factor 3। ठीक है, तो अब फैक्टर 2 का जो बीटा आपको दिया हुआ है 1.2 है ए लिमिटेड के लिए, और बी लिमिटेड के लिए दिया हुआ था 2, जरा चेक करना। अब वो चाहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो का फैक्टर 2 बीटा कितना होगा, पोर्टफोलियो का फैक्टर 2 बीटा कितना होगा यूजिंग द वेट कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वेट निकाल लिया 1/3 2/3, ए का फैक्टर 2 बीटा है 1.2, बी का फैक्टर 2 बीटा है 2। तो अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। अब सिर्फ इस कॉलम पे आप फोकस करो जहां पर आपको बीटा दिया हुआ है 1.2 एंड 2। पिछले आंसर में देखो वेट दिया हुआ है 1/3 2/3, तो क्या हम फैक्टर 2 का बीटा पोर्टफोलियो के लिए निकाल सकते हैं, फैक्टर 2 बीटा फॉर पोर्टफोलियो? यस, उसी तरह फैक्टर 3 का भी करेंगे। ठीक है, तो आंसर लिखना बीटा 2 ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 2, बीटा 2 ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 2 इज इक्वल टू 1/3 वेट है ए का इंटू पोर्टफोलियो इंटू ए का बीटा फॉर F2, देखो बीच वाले कॉलम में 1.2 प्लस 2/3, 2/3 क्या है वेट ऑफ सिक्योरिटी बी इंटू बीटा 2 ऑफ सिक्योरिटी बी इंटू 2, तो यह हो गया 1.73। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप समझ रहे हैं या नहीं, तो आप मुझे बीटा 3 ऑफ पोर्टफोलियो लिखो, बीटा 3 ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 3, बीटा 3 ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 3 इक्वल टू, सॉल्व करना, सिर्फ ये जो थर्ड कॉलम में बीटा लिखाया गया था आपको 1.6 एंड 1.8 वो चेंज कर दो, ये 1.6 हो जाएगा और ये 1.8 हो जाएगा। सॉल्व करना, लिखना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आपका आंसर मैच होता है तो ये आंसर आ रहा है 1/3 इंटू 1/6 वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए फॉर फैक्टर 3 प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी फॉर फैक्टर 3। तो पोर्टफोलियो का बीटा 3 होगा 1.73, पोर्टफोलियो का बीटा होगा 1.73। तो अभी नंबर को ध्यान में रखना कि पोर्टफोलियो के बीटा होंगे
1 फॉर फैक्टर 1, ऑलरेडी ये पहले क्वेश्चन में दिया गया था, और फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3 का पोर्टफोलियो बीटा है 1.73 एंड कोइंसिडेंटली 1.73 अगेन फॉर बीटा 3. ये दोनों कोइंसिडेंटली इक्वल है. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब आपसे पूछेगा वो जो एक्सपेक्टेड था कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव पोर्टफोलियो. सो राइट डाउन आंसर क्वेश्चन 5 लिखना. व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव पोर्टफोलियो. व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव पोर्टफोलियो. व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव पोर्टफोलियो. पहले मैं आपको चांस दूंगा सॉल्व करने का. पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम इस क्वेश्चन में दो तरह से निकाल सकते हैं. आपको जो ठीक लगे निकालो, ट्राई करो. 2-3 सेकंड में रुकता हूं. आपके पास दो स्टॉक है ए और बी. ओके, उनका आपने इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया है. इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाला था थोड़ी देर पहले. ए का निकाला था 20% और पी का निकाला था 26.9%. दोनों का वेट आपने निकाल लिया है 1/3 एंड 2/3. तो एक मेथड जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं वो होता है वेट इनटू रिटर्न इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. तो यहां पे लिखना मेथड 1, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिटर्न. वेटेड एवरेज रिटर्न, ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है जो मैं रोज आपको रिवाइज भी करवाता हूं. वेटेड एवरेज रिटर्न. वेटेड एवरेज रिटर्न का मतलब यहां पे वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी. ए का वेट आपने निकाला था थर्ड आंसर में 1/3. ए का रिटर्न सेकेंड आंसर में निकाला था 20, प्लस बी का वेट थर्ड आंसर में निकाला था 2/3 और सेकेंड आंसर में रिटर्न निकाला था 26.9. आप इसको जरा ठीक से सॉल्व करेंगे तो आपको 24.60% आंसर आ रहा है लगभग. ओके, 24.60%. एक मेथड तो ये हो गया. इसके लिए मुझे ये 4 फिगर अगर अवेलेबल हो तो ये आंसर निकाल लेना इस तरह से. लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली पूछें कि यूज एपीटी इक्वेशन टू फाइंड, यूज एपीटी इक्वेशन टू फाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न, तो ये मेथड 2 लिखना, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न यूजिंग एपीटी इक्वेशन. कभी कभी एग्जाम में वो स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग एपीटी इक्वेशन कंप्यूट एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न. तो क्या करेंगे, एक बार वापस याद दिला दूं. पहला आंसर हमारा एपीटी इक्वेशन था 6 + 3 बीटा 1 + 4 बीटा 2 + 5 बीटा 3. याद आया. और इसके पहले के दो आंसर, तीसरा और चौथा आंसर, जहां पर हमने फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3 का बीटा पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था, तो वो लिखेंगे. फॉर्मूला है 6 यानी रिस्क फ्री रिटर्न, 3 इज रिस्क प्रीमियम, बीटा 1 ऑफ पोर्टफोलियो 1 जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में दिया था, प्लस 4 इंटू बीटा 2 ऑफ पोर्टफोलियो 1.73. इसके ऊपर वाले आंसर में देखोगे दिख जाएगा, प्लस 5 इंटू बीटा 3 ऑफ पोर्टफोलियो फॉर दी फैक्टर 3. सॉल्व करना तो आंसर यहां पे लगभग आ रहा है 24.57%. इसको लिख दो अप्रोक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने राउंड ऑफ किया. ये सब जो नंबर 0.73 है ना, ये थोड़ा शायद राउंड ऑफ हुआ है और उसकी वजह से आपका आंसर मामूली सा डिफरेंस आ रहा है. 24.60, 24.57 में 0.03, वो शायद यहाँ पे आपने 0.73 को राउंड ऑफ किया होगा. राइट, कोई बात नहीं, लगभग सेम है. अगर राउंडिंग ऑफ नहीं होता तो दोनों एग्जैक्टली मैच होते हैं.
एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर उन्होंने खास कहा है यूजिंग एपीटी इक्वेशन कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न, तो फिर ऑफ कोर्स आपको मेथड 2 ही अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एक क्वेश्चन और देता हूं जो एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जो 6th नंबर टाइप का है। लिखो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, आखिरी पार्ट, 6th पार्ट, और ये सब मिलजुल कर एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा करीब 8 से 10 मार्क का या 12 मार्क्स का। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एन इन्वेस्टर हैज ओन फंड ऑफ rupees 50,000. An investor has own funds of rupees 50,000. He borrows 30,000 rupees. He borrows rupees 30,000 at RF. He borrows rupees 30,000 at RF. Full stop. Continue. He invests the entire fund. He invests the entire fund in A Limited, and B Limited. He invests the entire fund in A Limited and B Limited in the ratio of 3:2. He invests the entire funds in the ratio of 3:2. Calculate the factor sensitivity of the portfolio. Calculate the factor sensitivity of the portfolio. Calculate the factor sensitivity of the portfolio. ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या फैक्टर सेंसिटिविटी चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा हम देखते हैं। पहले आप लिखो आंसर। ये जो ऊपर लिखा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम के द्वारा। स्टेप 1 लिखना, अभी हमें वेट्स निकालना होगा ना, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। पहले समझो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक इन्वेस्टर के पास ये 50,000 रुपीज है, ओन फंड 50,000। उसने बोरो किया 30,000 रुपए रिस्क फ्री रेट पे, बोरोड फंड 30,000। टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स 80। अब इसके पास 50 और 30 80 हो गया। फिर उसने क्या किया, उस 80,000 को ए और बी में इन्वेस्ट कर दिया 3:2 के रेशियो में। तो ए लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट हुआ है, 3/5 ऑफ 80,000। चेक करना 3/5 ऑफ 80,000 कितना होता है। जिनको पता है वो खुद ही लिख देंगे 48,000। और दूसरा 2/5 ऑफ 80,000 32,000। तो अब इसके पोर्टफोलियो में ए लिमिटेड है 48,000 रुपीज, बी लिमिटेड है 32,000 रुपीज, और एक और आइटम है, एक्चुअली मुझे एक और लिखना चाहिए आपको समझाने के लिए। ये क्या होगा, ये होगा बोरोइंग, यानी हमारे पोर्टफोलियो में एक लायबिलिटी भी है जिसकी वैल्यू है 30,000, इसलिए हम उसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। यानी हमारे पोर्टफोलियो का टोटल कितना हुआ, पोर्टफोलियो का टोटल आप देखोगे 48 प्लस 32 माइनस 30, टोटल होगा वापस जहां से हमने शुरुआत की थी 50,000। तो पोर्टफोलियो का टोटल 50,000 है, ए 48,000 है, बी 32,000 है, और बोरिंग कितना है, बोरिंग 30,000 है। इज इट राइट? तो अभी हमें वेट्स निकालना होगा। क्या आप तैयार हैं वेट्स निकालने के लिए? ये मैंने आपको सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए बनाया था, अगर समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नीचे लिखेंगे, उसी के नीचे एक टेबल, टेबल लिखना स्टॉक कंप्यूटेशन वेट, स्टॉक कंप्यूटेशन वेट। वो टेबल से आपको समझ में अच्छे से आता है, ठीक है। डायग्राम से पिक्चर क्लियर हो गया कि रिस्क फ्री एसेट 30,000 रुपए का नेगेटिव है,
ए 48,000 पॉजिटिव है और बी 32,000 पॉजिटिव है और टोटल है 50,000, टोटल है 50,000। तो हमें रिस्क फ्री एसेट का वेट भी लिखना होगा। स्टूडेंट गलती क्या कर सकता है इस क्वेश्चन में कि ए का वेट वो 3/5, बी का वेट 2/5 लिखेगा और रिस्क फ्री एसेट को छोड़ देगा। वो गलत होगा क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट भी है, एक नेगेटिव वेट वाला आइटम भी है। तो लिखना रिस्क फ्री एसेट का अमाउंट कितना है -30,000, तीनों आइटम का टोटल है 50,000, तो इसका वेट होगा -0.60, -0.60। ए में हमने पैसा डाला है 48,000, टोटल तीनों आइटम का वेट है 50,000, तो इसका वेट हो गया 0.96। बी का हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया 32,000, 32,000 डिवाइड बाई 50,000, 0.64। क्रॉस चेक करना, द टोटल ऑफ द वेट मस्ट बी इक्वल टू 1। किसी भी पोर्टफोलियो का टोटल वेट 1 होना चाहिए। ओके, यहां पर अपनी नॉलेज के लिए एक एरो बना के लिखना है क्रॉस चेक करने के लिए। टोटल ऑफ वेट मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो बोरो करके जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके जो स्टॉक्स होते हैं उसका वेट 1 से ऊपर चला जाता है और बोरिंग का वेट नेगेटिव होता है। अब देखेंगे इन दोनों का वेट 1.60 हो गया और ये -0.6 है, इसलिए आपका टोटल 1 हो गया। राइट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हमें फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालनी है। 3 फैक्टर हैं, F1, F2, F3। हमने इन तीनों का पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिया है। राइट। ए और बी का बीटा दिया हुआ आपको तीनों फैक्टर के लिए। अभी इसमें एक और आइटम ऐड हो गया, रिस्क फ्री एसेट। रिस्क फ्री एसेट का बीटा कितना होगा? 0। रिस्क फ्री एसेट का बीटा कितना होगा? 0। और वेट्स यहां पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, पोर्टफोलियो बीटा फिर से निकालना होगा क्योंकि वेट्स चेंज हो गया है। इस बार ए का वेट होगा 0.96, बी का वेट होगा 0.64, रिस्क फ्री एसेट का वेट होगा -0.6 और उनको हम इन रेस्पेक्टिव F1, F2, F3 के बीटा से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये हमारा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर 1, 2, 3। ऑफ कोर्स ये आंसर पिछले बार जो आंसर कैलकुलेट किया था उससे डिफरेंट होगा क्योंकि हम वेट्स चेंज कर रहे हैं। राइट। तो ये वेट्स ध्यान में रखना और फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 का बीटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखाया गया था, वहां से आपको बीटा उठाना है। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं और आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बहुत हो जाएगा इजी। लिखना नीचे, टेबल क्लोज करो। अब लिखो बीटा 1 ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा 1 ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, ये वेट्स हैं और टेबल में बीटा दिया हुआ है। रिस्क फ्री एसेट का बीटा 0 होता है, तो मैंने क्या किया है, इसके साथ मैच करवा के यहाँ लिखा है -0.6 इंटू 0। ये हो गया रिस्क फ्री एसेट का बीटा इंटू वेट, प्लस 0.96 और ए लिमिटेड का बीटा 1.4 है। सेकेंड वाले टेबल में जाके देखो, सेकेंड टेबल में। और ये बी लिमिटेड का वेट है और ये उसका फैक्टर 1 का बीटा है 1.3। इज इट राइट? वेट बीटा 1 प्लस वेट इंटू बीटा 1 प्लस वेट इंटू बीटा 1। वेट यहां से लेंगे और बीटा 1 जो फैक्टर बीटा का टेबल दिया गया था सेकेंड क्वेश्चन में, वहां से लेंगे। चेक करना आंसर,
ये आया 1.22। फिर बीटा 2 ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा 2 ऑफ द पोर्टफोलियो वेट्स यहां से लेंगे, ये हो गया वेट्स, और बीटा 2 के लिए वो जो सेकेंड क्वेश्चन में टेबल था बीटा 2 फैक्टर 2 का बीटा वो लिखना है। 1.2 दिखेगा बीच वाले कॉलम में और 2 दिखेगा। रिस्क फ्री एसेट का 0 अपने आप ही लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या पाया आपने? तो आंसर आएगा 2.43। चेक कर लेना। अब मैं चाहता हूं कि आप बीटा 3 सॉल्व करो, अपने से करो, मैं 5 सेकंड वेट करता हूं तो मुझको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ आप समझ रहे हैं। बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा, तो ये वेट्स वापस सेम लेना है आपको। और बीटा, बीटा वाले टेबल का थर्ड कॉलम फैक्टर 3 का बीटा फॉर ए एंड बी, रिस्क फ्री एसेट का वापस 0 ही लिखना है। लिख लिया? चेक करना। लिख लिया? चेक करना। बीटा 3 ऑफ पोर्टफोलियो विल बी minus 0.6 into 0 plus 0.96 into 1.6, दिख गया 1.6। बीटा वाले टेबल में स्टॉक ए का बीटा थर्ड फैक्टर के लिए प्लस वेट ऑफ बी, स्टॉक बी का थर्ड फैक्टर का बीटा, स्टॉक बी का थर्ड फैक्टर का बीटा सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट कॉलम में दिखेगा 1.8, बी के सामने लास्ट कॉलम में। तो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया आपने? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इज इट राइट? उन्होंने पूछा था कि अगर हम 30,000 बोरो करके ए और बी में 3:2 के रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे तो पोर्टफोलियो की फैक्टर सेंसिटिविटी क्या होगी? पोर्टफोलियो की फैक्टर सेंसिटिविटी यानी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 क्या होगा? तो वो हो गया 1.22, 2.43, 2.69। एक क्वेश्चन वो और पूछ सकते थे कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ एपीटी यूज करेंगे और ये B1, B2, B3 यूज करके हम एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट राइट? तो ये था एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आईसीआई के करीब। आईसीआई के गेट पे पहुंचे तो उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 66 दे दिया, जा सॉल्व करी 66 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? कंसिडर अ 2 फैक्टर एपीटी वर्ल्ड। इस बार 2 ही फैक्टर हैं, गुड न्यूज, वेयर आरएफ इज इक्वल टू 6%, आरएफ इज इक्वल टू 6%। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन आपकी बुक से पढ़ता हूं। 3 कॉलम बने हुए हैं, पर्टिकुलर फैक्टर 1, फैक्टर 2। फैक्टर 1 इज मार्केट, फैक्टर 2 इज इंटरेस्ट रेट, यानी ये 2 सिस्टमैटिक रिस्क हैं, मार्केट और इंटरेस्ट रेट। फिर इन्होंने रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है R1, R2, उसको हम बोलेंगे रिस्क प्रीमियम 4%, 5%। और उन्होंने सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक ए फॉर फैक्टर 1, फैक्टर 2 दिया है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक बी फॉर फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, यानी ये बीटा है। These numbers are beta 1 and beta 2 for stock A and stock B. पहला क्वेश्चन जो हमें एक्सपेक्टेड था, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एपीटी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एपीटी लिखो। पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूं क्योंकि ये बहुत इजी है। राइट डाउन इन द नोटबुक क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अप टू 8 मार्क्स आते हैं। इक्वेशन ऑफ एपीटी, इक्वेशन ऑफ एपीटी
ER is equal to RF plus R1B1 plus R2B2 plus R2B2। अब एग्जाम में आपको ये भी लिखना है, एक क्वेश्चन में मैं लिखवाता हूं ये सब के मतलब, एग्जाम में लिखने के बाद फिर आंसर, तो आपको फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्टली पहली ही लाइन में लिख देता है 6 प्लस 4 बीटा 1 प्लस 5 बीटा 2। आंसर तो सही है, लेकिन अगर 2 मार्क्स का वेटेज होगा इस क्वेश्चन पे तो 1 मिलेंगे शायद। ओके, लिखो ER इक्वल टू RF प्लस R1 बीटा 1 प्लस R2 बीटा 2, वेयर RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, R1 and R2 is equal to risk premium for factor 1 and 2 respectively. B1 and B2 is equal to beta factor for factor 1 and 2 respectively, right? Therefore next line, therefore expected return is equal to, अब यहाँ पे RF is 6, risk premium for factor 1 is 4 बीटा 1 प्लस 5 बीटा 2। जैसे जैसे बीटा चेंज होगा स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होगा, यानी हर एक स्टॉक के लिए ये 6, ये 4 और ये 5 कॉमन रहेगा। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बीटा। बीटा चेंज होगा तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होगा। पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। दूसरा है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। बहुत इजी है, ए का बीटा 1.6 है और बीटा 2 1.8 है, बी का बीटा 1.8 है और बीटा 2 1.4 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आंसर भी कर लेते हैं साथ साथ, तो आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समझ में भी आएगा कि हमें क्या क्या करना है। लिखो आंसर टू कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। स्टॉक कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न, 3 कॉलम ड्रॉ कर लो या डायरेक्टली लिखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए इज इक्वल टू, टेबल नहीं ड्रॉ करना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए इक्वल टू, उस इक्वेशन पे जाओ 6 प्लस 4 इंटू बीटा 1 ऑफ स्टॉक ए इज 1.6 प्लस 5 इंटू बीटा 2, 5 इंटू बीटा 2 ऑफ स्टॉक ए। अब टेबल सामने रखना, 1.6 1.8 दोनों दिखेंगे आपको बीच में। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे इक्वल टू आएगा 21.4%। ठीक है, अब इसके नीचे लिखना है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक बी। जो लोग टेबल बना रहे हो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ कैलकुलेशन और यहाँ आंसर। पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं चेक करूंगा, तो एक पता चलेगा कि स्टूडेंट समझता है कि नहीं। आपको इस इक्वेशन को बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू चेंज करके सॉल्व करना है। अभी बीटा 1 है 0.8 और बीटा 2 है 1.4। सॉल्व करना। क्या आपका आंसर 16.2% आ रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी कैसे करना है। अभी देखना, एन इन्वेस्टर हैज, तीसरा क्वेश्चन पे आओ। एन इन्वेस्टर हैज ओन फंड्स ऑफ ₹80,000। एन इन्वेस्टर हैज ओन फंड्स ऑफ ₹80,000। ही बोरोज ₹20,000 at risk free rate. He invests the total amount in stock A and B in the ratio 3:5. Find out the factor sensitivity of the portfolio, जो हमने अभी किया था। एक क्वेश्चन और ऐड किया, as well as expected return of the portfolio, as well as expected return of the portfolio. expected return निकाल सकते हैं अगर आपको
पोर्टफोलियो का B1 एंड B2 मिल गया, बीटा 1 एंड बीटा 2 मिल जाएगा, तो हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल सकते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पार्ट 3 लिखना, आंसर ऑफ पार्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ वेज, कैलकुलेशन ऑफ वेज। फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओन फंड इज इक्वल टू 80,000, ओन फंड इज इक्वल टू 80,000, borrowed funds is equal to 20,000, borrowed fund is equal to 20,000, total funds equal to 1 lakh, total fund is equal to 1 lakh। फिर 3 एरो ड्रॉ करेंगे, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और एक और ड्रॉ कर लो, रिस्क फ्री बोरिंग, या जस्ट बोरिंग लिखो, बोरिंग, और बोरिंग के नीचे ब्रैकेट में लिखना है 20,000। तो ये हमारा पोर्टफोलियो बन गया। इस पोर्टफोलियो में ए लिमिटेड में अमाउंट है 3/5 ऑफ 1 लाख 60,000, बी लिमिटेड में अमाउंट है 2/5 इंटू 1 लाख 40,000 और बोरिंग है 20,000 का। अब एक चीज क्रॉस चेक करना, जब आप इसको लिखोगे, द टोटल शुड बी इक्वल टू 80,000, यानी टोटल उतना ही आएगा, क्योंकि यहां हम 20 ऐड करते हैं और वापस यहां पे लिखते समय -20 लिखते हैं। तो सिर्फ एक क्रॉस चेक के लिए कि इन तीनों का टोटल ओन फंड जितना होना चाहिए, ओके, शुड बी इक्वल टू ओन फंड्स, ताकि आपका वेट सही कैलकुलेट हो। ठीक है, ताकि वेट सही कैलकुलेट हो। तो अभी वेट कैसे निकालेंगे, 60/80, 80/80 -20/80। तो दो स्टॉक के वेट पॉजिटिव आएंगे और रिस्क फ्री बोरिंग का वेट नेगेटिव आएगा। टोटल ऑफ द वेट शुड बी इक्वल टू 1। यू आर राइट। तो अभी नीचे एक टेबल ड्रॉ करना, स्टॉक, कैलकुलेशन, वेट। स्टॉक, 3 स्टॉक के नाम लिखो, रिस्क फ्री एसेट या बोरिंग, क्योंकि वेट नेगेटिव आएगा मतलब वो बोरिंग है, जो आप लिखना चाहें, और ए बी। अभी मैं आपको एक समझाता हूं कैसे करना है। रिस्क फ्री एसेट बोरो किया आपने 20,000, तो उसका वेट होगा नेगेटिव, डिवाइड बाय टोटल 80,000, ये हो गया -0.25। ए 60,000 बाई 80,000 0.75, बी 40,000 बाई 80,000 0.50। क्रॉस चेक करना है, टोटल शुड बी 1, टोटल शुड बी 1, टोटल शुड बी 1। ओके, अब आपको पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है फॉर फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। उसके लिए मैं आपको पहले समझाता हूं, अभी आप मत लिखना। ये 3 स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, ये इनका वेट्स हैं 0.25 नेगेटिव, 0.75, 0.50। इसका बीटा 0 होता है RFA का, और ए और बी का बीटा आपको दिया हुआ है 1.6, 0.8 यहाँ पे दिया, 1.8, 1.4। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा 1 आ जाएगा, और वेट और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा 2 आ जाएगा। एक बार पोर्टफोलियो का बीटा 1 एंड बीटा 2 आ गया तो हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले समझो और फिर प्रेजेंटेशन देखो। अब नीचे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो।
calculation of beta of portfolio, for factor 1 and factor 2, calculation of beta of portfolio for factor 1 and factor 2 into bracket weighted average beta, into bracket weighted average beta. अब मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करने के लिए कहूंगा, फैक्टर कैलकुलेशन बीटा, एक मैं करूंगा एक आप करना। फैक्टर 1 को सामने रखो, क्वेश्चन को सामने रखो। अब इस पोर्टफोलियो में 3 आइटम है। एक रिस्क फ्री आइटम है जिसका वेट है 0.25 नेगेटिव इंटू 0, उसका बीटा 0 है। एक स्टॉक ए है, उसका वेट है 0.75 इंटू फैक्टर 1 बीटा ऑफ स्टॉक ए 1.6, दिख रहा है टेबल के बीचों बीच, प्लस एक स्टॉक बी है, उसका वेट है 0.5, उसका फैक्टर 1 बीटा, फैक्टर 1 कॉलम में आना है, स्टॉक बी का बीटा देखना है 0.8, 1 बी 0.8। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.6। इज इट राइट? 1.6। अब मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकेंड का, फैक्टर 2 का कैलकुलेशन और आंसर बताना है, अपने से ट्राई करना है। फैक्टर 2 कैलकुलेशन लिखना है, वेट्स सेम रखना है, सिर्फ ये बीटा 1.6 और 0.8 की जगह 1.8 और 1.4 लिखना है। लिख दिया? सॉल्व करना, आंसर देखना, द आंसर इज 2.05। तो ये पोर्टफोलियो का बीटा 2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का बीटा 1 है 1.6 और बीटा 2 है 2.04। फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम है 4, फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम है 5 और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6। वापस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न? इक्वेशन ऑफ एपीटी आपने लिखा था 6 प्लस 4b1 प्लस 5b2। b1 है 1.6, b2 है 2.05। तो उस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ एपीटी में b1 और b2 की वैल्यूज पुट करके आप मुझे आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो एक आइडिया आता है कि स्टूडेंट समझ रहा है, राइट? तो चेक करना आंसर, अगर हो गया हो तो। लास्ट स्टेप, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो लिखना, हेडिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ERP इज इक्वल टू 6 प्लस 4b1 प्लस 5b2। b1 b2 अभी इसके ऊपर वाले टेबल में आपने निकाला, वो वैल्यू पुट करो। 6 प्लस 4 इंटू 1.6 प्लस 5 इंटू 2.0 इज इक्वल टू 22.65%। 22.65% हो गया। दिस आंसर इज ओवर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। ये प्रॉब्लम देखना उसके ऊपर ही है, 65। ये क्वेश्चन आरटीपी में आ चुका है और बहुत ही जल्दी एग्जाम में आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आ सकता है 10 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही डर जाएंगे। है बहुत ही इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। मिस्टर एन हैज कैटेगराइज्ड all the available stocks in the market into following types। तो मिस्टर ए ने क्या किया है, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं उसको उसने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक, यानी ये छोटी कंपनी है लेकिन ग्रोथ कंपनी, इनका रिस्क रिटर्न ज्यादा है। स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक, छोटी कंपनी है, रिस्क रिटर्न कम है।
लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक, लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक, ये बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, ओके, HDFC, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो इसने इन कंपनीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ABCD लिख देता तो भी वही होता था। Mr. N also estimate the weight of the above categories of stock in the market index. तो इसने देखा कि मार्केट इंडेक्स में इन कैटेगरीज का वेट्स कितना है। तो ये स्टॉक का वेट 25 है, 10, 50, 15। तो एक तरह से आपको मान लो अगर इस स्टॉक का नाम में ABCD रखूं तो इनका वेट्स हो गया। नाम बड़े बड़े लिखने से स्टूडेंट कई बार सोचता है उसके अंदर भी कुछ छुपा होगा, कुछ नहीं है। Furthermore, the sensitivity of the return on this category of stocks to the 3 important factors are estimated to be. अब उन्होंने क्या किया है, 3 सिस्टमैटिक फैक्टर को एनालाइज किया है। आपकी बुक में कुछ इतनी लाइन टाइप्ड नहीं हुई है, उसको आप लिख लो। पहले लिखो यहाँ पे वेट इन द मार्केट इंडेक्स, ये मार्केट इंडेक्स वर्ड नहीं लिखा है जिनकी बुक में टाइप नहीं हुआ है। फैक्टर 1 लिख लो बीटा, फैक्टर 2 लिखो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसे लिखा था प्राइस बुक, एक्चुअली लिखना चाहिए था प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और तीसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन, तो फैक्टर 3 के सामने या नीचे लिख लो इन्फ्लेशन, ओके। अब ये काफी सारा डेटा है, कोई बात नहीं। 4 स्टॉक है, 3 फैक्टर्स हैं, वेट्स आपको निकाल के दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वेट आपको दिया हुआ है, इसके पहले के 2 क्वेश्चन में वेट हमने पहले फाइंड आउट किया था, इस बार वेट दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने इन तीनों फैक्टर का रिस्क प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो ये रिस्क प्रीमियम सबके लिए सेम है, सभी स्टॉक्स के लिए रिस्क प्रीमियम सेम है, उनका बीटा अलग अलग है इसलिए उनका रिटर्न अलग अलग आएगा। और नीचे में दिया रिस्क फ्री रेट 4.5%, ये भी सबके लिए सेम है। तो ये सबके लिए सेम है। अब हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको वेट दिया हुआ है और सभी फैक्टर का रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है और सबका बीटा दिया हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। यूजिंग APT डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। यूजिंग APT, क्या मेरे पास चॉइस है? नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स क्या होगा? पहले मैं हर एक कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लूंगा, पहले मैं हर एक कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, सिर्फ सुनना, लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। 4.5 रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा 1 प्लस रिस्क प्रीमियम 2 इंटू बीटा 2 प्लस रिस्क प्रीमियम 3 इंटू बीटा 3। तो ये सारे नंबर यूज करके आप पहले स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे, उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे और उसके बाद वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये वेट्स अप्लाई करके पूरे मार्केट इंडेक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। इज इट राइट? वैसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूजिंग CAPM, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो अभी तुम। यूजिंग CAPM डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, सेम क्वेश्चन, लेकिन जब आप सिर्फ CAPM यूज करोगे तो सिर्फ बीटा यूज करोगे। RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। तो चारों स्टॉक का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा और उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्वेश्चन नहीं है ये, बोनस
और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर एन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, जो भी मैंने आपको करवाया था, कंस्टिट्यूटिंग ओनली द स्मॉल कैप वैल्यू एंड लार्ज कैप ग्रोथ। स्मॉल कैप वैल्यू, इन दोनों को मिलाकर वो एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ओके, इफ द टारगेट बीटा इज 1, इस पोर्टफोलियो का बीटा होना चाहिए 1। अभी हमने एक प्रॉब्लम किया था और ये उनका इंडिविजुअल बीटा है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इस पोर्टफोलियो? तो आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ स्मॉल कैप, weight of large cap. This into W plus this into minus W should be equal to 1. इसका इक्वेशन सॉल्व करो, कई बार कर चुके हैं। क्या इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 8 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए? आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो पहले मैं लिखूंगा स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ expected return, calculation of expected return of each stock, calculation of expected return of each stock as per APT, calculation of expected return of each stock as per APT, calculation of expected return of each stock as per APT। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, कैटेगरी ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का कॉलम काफी बड़ा ड्रॉ करना है, और लास्ट में नोटबुक के राइट कॉर्नर में छोटू सा 1 इंच का रिटर्न परसेंटेज, फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन बड़ा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर हैं। तो हमें क्या लिखना है जरा समझो। RF लिखना है, रिस्क प्रीमियम को फैक्टर 1 के बीटा से मल्टीप्लाई करना है, रिस्क प्रीमियम 2 को फैक्टर 2 के बीटा से मल्टीप्लाई करना है, रिस्क प्रीमियम 3 को फैक्टर 3 के बीटा से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा आपको 4 बार करना होगा। ओके, तो लेट अस बिगिन। एक मैं करता हूं, बाकी फिर आप करना। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप, बहुत इजी है, 4.5 रिस्क फ्री रिटर्न, ये इसका फैक्टर 1 बीटा है 0.80, इंटू ये इसका रिस्क प्रीमियम, सबके लिए रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का सेम रहेगा 6.85, प्लस ये फैक्टर 2 का बीटा है 1.39, इंटू रिस्क प्रीमियम, नेगेटिव भी हो सकता है, जो दिया उससे काम चलाओ, प्लस ये फैक्टर 3 1.35 इंटू 0.65। सॉल्व करके देखना कितना आता है। 5.99 आ रहा है, 5.99 लिख दो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट वाली लाइन में अपने से करो, ये 3 नंबर चेंज कर देना। अभी स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक का फैक्टर 1 का बीटा है 0.90, बीटा 2 है 0.75 और बीटा 3 है 1.25। ध्यान में आया क्या चेंज करना है आपको? बीटा 1 नहीं 0.90, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये चेंज किया मैंने। सॉल्व करना, करीब 8.8525 आ रहा है, 2 डिजिट में भी लिखेंगे तो चलेगा, 8.85%। अभी वापस ये 3 नंबर्स लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक का चेंज करके मुझे आंसर बताओ। लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक का आंसर बताओ। जिनका हो गया लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक का आंसर बताएंगे।
लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक का आंसर बताएंगे? तो ये आंसर आ रहा है 7.535%। ये चारों आंसर चेक कर लो, एटलीस्ट डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट मैच हो रहे हैं, चाहो तो 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो। ये हो गया इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न। पूरे मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिएगा तो हम वेटेड एवरेज रिटर्न निकालेंगे। तो अब हम इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट्स दिया हुआ है तो नीचे लिखना, इसके नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स एज पर एपीटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स एज पर एपीटी। ओके, या तो टेबल बना के कर लो या जस्ट मल्टीप्लाई करना है, वेट इंटू रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न 4 बार हो जाएगा, जिसको जैसे ठीक लगे। जो लोग टेबल बनाना चाहते हैं वो इस ढंग से लिखो। वापस एक बार, कैटेगरी ऑफ स्टॉक, वेट, रिटर्न, वेटेड रिटर्न, कैटेगरी, वेट, रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न। और ये चारों स्टॉक के नाम वापस लिख लो। एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे ABCD मत लिखना, मार्क्स कट सकते हैं। SCGS, SCVS ऐसे भी नहीं लिखना है। अभी क्लास में लिख रहे हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है। फॉर्मेट रेडी हो गया, क्वेश्चन से वेट कॉपी करो, 0.25, 0.10, 0.50, 0.15, ये क्वेश्चन में दिया वेट। रिटर्न पिछले आंसर से कॉपी करना है, पिछले आंसर में आपकी नोटबुक से उसको मैच करवाओ। 5.9925, 8.85, 8.48, 7.54। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करेंगे। 0.25 इंटू दिस नंबर इक्वल टू m प्लस, करते जाओ चारों को और ऐड कर लो। कंप्यूट द लास्ट कॉलम ऑन योर ओन, टेक द टोटल। लास्ट कॉलम का टोटल भी करना है तो मेरा फर्स्ट आंसर कंप्लीट होगा। 3 या 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा इस पर्टिकुलर आंसर पे। सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फाइंड आउट द मार्केट इंडेक्स रिटर्न यूजिंग एपीटी, बस। तो हो सकता है सिर्फ 4 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछना हो उनको तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट भी हो सकता है। तो हमारा फाइनल एवरेज आ रहा है 7.75, 7.75%। ओके, अभी यही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है अंडर CAPM। फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इस बार आपको सिर्फ फैक्टर 1 लेना जो कि बीटा है, बाकी 2 फैक्टर को नहीं लेना है। फैक्टर 1 लुक्स लाइक मार्केट रिस्क, ओके, फैक्टर 1 लुक्स लाइक स्टॉक मार्केट रिस्क, उसका बीटा दिया हुआ है। तो अभी लिखना है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक as per CAPM, calculation of expected return of each stock as per CAPM। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ 3 कॉलम्स, कैटेगरी ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन, रिटर्न, कैलकुलेशन रिटर्न परसेंटेज, स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक 4.5 रिस्क फ्री रिटर्न है, 6.85 रिस्क प्रीमियम है, और बीटा ऑफ स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक 0.80। सिर्फ इस बार बीटा लेना है फैक्टर 1, बाकी 2 कॉलम अभी भूल जाओ। सॉल्व करना 9.98% आ रहा है। अब इसी तरह बाकी 3 आप कर लो, बाकी 3 कर लो एक साथ, फिर मैं चेक करूंगा। सिर्फ बीटा चेंज करना है, 0.80 की जगह अभी 0.90 लेना है, 1.165 लेना है, 0.85 लेना है।
तीनों आंसर कंप्लीट कर लो। चेक करते हैं। सेकेंड आंसर 10.665, थर्ड आंसर 12.48%, इज इट राइट? फोर्थ आंसर 10.3225%। ये हो गया चारों स्टॉक का रिटर्न। अब इनका आपको वेटेड एवरेज रिटर्न निकालना है। एग्जाम में टाइम कम हो तो इस टेबल के नीचे दिस इनटू वेट प्लस दिस इनटू वेट, या एक और काम कर सकते हैं, यहां पर एक वेट का कॉलम भी ऐड कर देंगे और एक वेट इनटू रिटर्न। तो जिनकी नोटबुक में जगह, यहां पे 2 कॉलम ऐड कर दो, वेट, वेट इनटू रिटर्न। अगली बार से मैं वैसा करूंगा। और जिनको अच्छे से टेबल ड्रॉ करना है वो स्टूडेंट लिखेंगे स्टेप 4, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, expected return on market index, expected return on market index as per CAPM, as per CAPM। 4 कॉलम फिर से ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, वेट, रिटर्न, वेटेड रिटर्न, स्टॉक, वेट, रिटर्न, वेटेड रिटर्न। स्टॉक के नाम लिख लो, स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक, लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक। वेट्स लिख लो 0.25, 0.10, 0.50, 0.15। रिटर्न परसेंटेज पिछले स्टेप 3 से कॉपी कर लो और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, ठीक है? और लास्ट कॉलम का टोटल चेक करना। एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो ये 2 कॉलम इसके पहले वाले टेबल में ही ऐड कर देना, वेट और वेटेड रिटर्न। तो आपका काफी समय बच जाएगा। ये कॉलम और ये पिछले टेबल में ही अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 टेबल की जगह 1 टेबल में काम हो जाएगा। अब आप क्या करो, लास्ट कॉलम का टोटल चेक करना। तो ये आपका सेकेंड आंसर कंप्लीट हुआ, 11.35%। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न एज पर CAPM इज 11.35%। एग्जाम में आप 2 या 3 या 4 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है? 2, 3, 4। 2 भी लिखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट में है, 2 स्टॉक का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि उनका वेटेड एवरेज बीटा 1 हो, ठीक है? तो ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था एक क्वेश्चन में, और उसी तरह से वापस करेंगे। अब लिखना नेक्स्ट लाइन, आंसर पार्ट 3, आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बस वो आपकी मैथ्स की स्किल चेक कर रहे हैं कि क्या आपको मिसिंग फिगर निकालने आता है या नहीं। लेट अस अज्यूम दैट मिस्टर N विल इन्वेस्ट W in small cap value stock, W मतलब वेट, in small cap value stock and 1 minus W in large cap growth stock। सिर्फ 2 ही है, इसका वेट हम W अज्यूम कर लेते हैं, ये 1 माइनस W। इनको इनकी रेस्पेक्टिव बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल आना चाहिए 1, राइट? यही वो चाहते हैं आपसे कि ये जो पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो इसका बीटा 1 होना चाहिए। तो आंसर लिखो नीचे, 0.90 W
plus 1.165 into 1 minus W is equal to 1. 0.90 W plus 1.165 minus 1.165 W is equal to 1. अब आप इसको सॉल्व कर सकेंगे. इसको सॉल्व करना और सिंप्लीफाई करना. 0.165 इक्वल टू ये 1 इस तरफ आ गया और ये नेट अमाउंट उधर चला गया, तो ये हो गया पॉजिटिव 0.265 W. तो W की वैल्यू आएगी 0.623. 1 माइनस W आएगा 0.377. चेक करना. इतना आसान है ये क्वेश्चन, इतना आसान. तो नीचे समरी बना दो. 62.3% in small cap value and 37.7% in large cap growth. Okay. Any query? This answer is over.